रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। रमज़ान एंड डायबिटीज़, जी हाँ, इस सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और आज इस कड़ी में सबसे पहली जो बात मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने आई हूँ, जिसके बारे में मैंने काफ़ी दिनों से अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लगाना शुरू कर दी थी ताकि हम इस चीज़ को और इसकी इम्पोर्टेंस को जानें कि प्री रमज़ान कंसल्टेशंस के क्या फ़ायदे हैं और शुगर के मरीज़ों को रमज़ान से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वो एक बहुत अच्छी और सेहतमंद रमज़ान को गुजार सकें, इबादतें कर सकें और अपने रोज़े सही तरीके से पूरे कर सकें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी आगाही देने के बावजूद बहुत सारे लोग इस प्री रमज़ान कंसल्टेशन की इम्पोर्टेंस से नावाकिफ़ हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि आखिर इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो तमाम शुगर के मरीज़ों को रमज़ान से पहले लाजमी कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं जानती हूँ हमें सब सुनने वाले या तो डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर कोई केयर गिवर हैं, पेरेंट्स हैं उन बच्चों के जो कि डायबिटिक हैं, या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई डायबिटिक है और आप हमें सुन रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके चाहने वाले भी खैर खैरियत से और अच्छे रोज़े रख सकें। जी हाँ, प्री रमज़ान कंसल्टेशन आइडियल टाइम इसका ये होता है कि हम तकरीबन 6 to 8 वीक्स पहले रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत सारी पोस्ट में मैंने कुछ टिप्स भी बताती रही कि आखिर प्री रमज़ान क्या करना चाहिए तमाम शुगर के मरीज़ों को। तो तमाम शुगर के मरीज़ों को एक अच्छे और सेहतमंद रोज़े गुजारने के लिए सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है वो, अब चूँकि शाबान का महीना है और अब तकरीबन हम अराउंड 3 वीक्स रह गए हैं रमज़ान में, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी HbA1c जाके करवा लीजिए। जी हाँ, तमाम डायबिटिक पेशेंट, तमाम प्री डायबिटिक पेशेंट्स, इवन के वो लोग भी जो कि हाई रिस्क पे हैं और समझते हैं कि हमें डाउट है कि या पहले प्री डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपना HbA1c करवा लीजिए। हालांकि इसकी क्या ज़रूरत है, अक्सर हम कहते हैं कि रमज़ान गुजार लें उसके बाद देखेंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये पता हो कि आपकी शुगर किस लेवल पे है। तो भला इसकी क्या ज़रूरत है, इसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है? तो जी हाँ, रोज़े से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि दूसरा काम जो आपने करना है वो करना है अपने मुआलिज से जाके राब्ता करना है। अब मुआलिज से जाके राब्ता करने में बाज़ औक़ात तो ज़ाहिर है आप बेहतर जानते हैं, बहुत दफ़ा मैंने इस बात का जिक्र किया कि जब आप OPD में जाते हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक टाइम पे उन्हें बहुत सारे पेशेंट्स को टैकल करना होता है। हो सकता है कि वो सारी बातें आपसे ना कर सकें। आगाही देने का मकसद होता है कि आपको खुद पता हो कि आपको ये तमाम बातें पता करनी है और डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक स्पेशल ऑफ़र भी हमने लगाई है प्री रमज़ान कंसल्टेशंस के लिए, जो कि डेफिनेटली हमारी रूटीन कंसल्टेशन से ज़्यादा स्पेशल है। तो आप मोबाइल ऐप हमारे लिंक्स दिए हुए हैं, डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाके प्री रमज़ान कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि प्री रमज़ान कंसल्टेशन में हम आपको क्या ऑफ़र दे रहे हैं। जी हाँ, प्री रमज़ान कंसल्टेशन की ऑफ़र रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आप सबको बताना है कि रमज़ान से पहले जब आप अपने मुआलिज के पास जाते हैं तो इस बात का फ़ैसला होता है कि आया आप रोज़ा सेफली रख सकते हैं, विथ कॉशन रख सकते हैं, यानी कि बहुत एहतियात के साथ, या रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो आएगी, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि आपकी अपनी कंडीशन को देखते हुए आपका मुआलिज फ़ैसला करे। एक बात याद रखें कि रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं, इसको रखना या ना रखने का फ़ैसला जो हमारे उलमाए कराम हैं जिन्होंने ये फतवा जारी किया, जिन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं कि एक शुगर के मरीज़ को रोज़ा रखने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या उसके लिए शराइत हैं, तो उसका फ़ैसला करने का हक़ मुआलिज को दिया, यानी कि हम डॉक्टर्स को दिया है कि हम अपने पेशेंट की कंडीशन को जज करते हुए, उनकी तमाम असेसमेंट करते हुए ये फ़ैसला करें कि आया आप रोज़ा रख सकते हैं या आप रोज़ा एहतियात के साथ रख सकते हैं या आप रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मुआलिज आपको रोज़ा रखने की इजाज़त दे भी देता है और उसके बावजूद आपको लगता है या आप फील करते हैं, वैसे तो
अगर आपका मौलिज इजाज़त दे दे तो आप रोज़ा रखने के पे आप पे लाजिम हो जाता है कि आप रोज़ा रखें। लेकिन अगर रोज़ा रखने के लिए तबीयत साथ नहीं दे रही, चक्कर आते हैं या फिर आप फिज़िकल लेबर यानी कि बहुत मेहनत व मशक्क़त वाला काम है, या आपकी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप दिन में लाज़मी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप पे ये होता है कि आप अपना रोज़ा आने वाले दिनों में बाद में पूरा कर लें। तो ये कुछ शरई उज़्र भी हैं जो हम आपको साथ साथ हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। इस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ कि ये प्री रमज़ान गाइडेंस है कि सबसे पहले यू शुड नो योरसेल्फ कि आया आप रोज़ा रख भी सकते हैं या नहीं, और इसका फैसला आपका मौलिज करेगा। तो दो बातें हो गई कि सबसे पहले आपने HbA1c करवाना है और सबसे पहले टाइम लेके अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, डायबिटीज टेलीकेयर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज ले लीजिए। ठीक है जी। तीसरी बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए, खास तौर पे जब आप ज़ाहिर है कंसल्टेंट्स जब आप हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली हम आपको एक 45 मिनट्स की कंप्लीट गाइडेंस देते हैं जिसमें हम लिस्ट डाउन करके आपको देंगे सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप अपने किसी दूसरे मौलिज के पास भी जाते हैं तो यू शुड मेक श्योर कि आप वहाँ से आएँ तो आपकी जो रमज़ान की तैयारी है उसमें क्या शामिल होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आया रोज़े में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या आपकी शुगर लो हो जाए, आपकी शुगर कम हो जाए, तो आपने क्या करना है, किन हालात में आपने रोज़ा तोड़ देना है। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल जो आपके जहन में इसका जवाब मिल जाना चाहिए रमज़ान से पहले कि रोज़े में भी क्या वर्जिश कर सकते हैं। ऑल्दो इन तमाम सवालों के जवाबात एक जनरल गाइडेंस के तौर पे मेरी एक सीरीज ऑफ वीडियो आ रही है जो मैं जितने सवालात आपको बता रही हूँ उन तमाम सवालात के जवाबात मैं तमाम लोगों को दूंगी, लेकिन आपकी अपनी कंडीशन को देखते हुए आपने ये जवाबात अपने लिए खुद निकलवाने हैं अपने डॉक्टर से, कि अगर मेरे पास आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको उन तमाम सवालों के जवाब आपकी कंडीशन देख के दूंगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में आपने वर्जिश किस टाइम पे करनी है, रमज़ान के महीने में आपने सहरी में क्या खाना है और इफ्तारी में क्या खाना है। रमज़ान के महीने में अगर आप गोलियां यानी कि दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर की, शुगर की, मल्टी वाइटामिन्स, तो उनके बेहतरीन औकात क्या हैं। खुदारा सेल्फ एडजस्टमेंट पे मत जाइएगा। बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास रमज़ान के दौरान आते हैं कि मैंने दवा छोड़ दी या मैंने दवा स्किप कर दी, मुझे तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने ये कर लिया, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। आपको ये बातें, तमाम सवालात के जवाबात रमज़ान से पहले मिलने चाहिए कि आपने अपनी दवा कैसे और किस टाइम पे खानी है, इंसुलिन कैसे लगानी है, कौन सी इंसुलिन का टाइम। सुबह अगर आप रूटीन ऐसा नहीं कीजिएगा कि रूटीन में अगर आप सुबह नाश्ते के टाइम पे लगाते हैं तो वही इंसुलिन आपने सहरी से पहले लगा ली। बाज़ औक़ात जब हम डिफरेंट इंसुलिन की बात करते हैं तो एक जनरल बात मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ इंसुलिन का खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो चूँकि एक लंबे दौरानिए के लिए इस्तेमाल की जाती है, 24 घंटे तक उसका एक्शन रहता है, तो हम बेहतर समझते हैं कि आपके लिए वो सहरी का टाइम बेहतर रहेगा या इफ्तार का टाइम बेहतर रहेगा, आपकी अपनी डाइट प्लान को देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए। आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो रमज़ान से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इफ्तार की प्लेट कैसे बनेगी और सहरी की प्लेट कैसे बनेगी। आइडियल हम प्लेट्स बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी, बेफिक्र हो जाइए। जहां हम मेडिकेशंस की टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डोज एडजस्टमेंट भी अपने डॉक्टर से रमज़ान से पहले सीख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो रोज़ा है वो हमारे जिस्म पर बाज़ औक़ात जो है वो शुगर्स को बहुत कम कर देता है, और बाज़ जिस्म में, चूँकि हर इंसान का ब्लड अलग है, हर इंसान का रिस्पॉन्स अलग होता है फास्टिंग का, तो किसी के कंडीशन में शुगर्स बहुत लो हो जाती हैं और किसी में शुगर्स बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि फास्टिंग रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों चीज़ों के लिए। तो आपको जब आप रोज़ा शुरू करते हैं, शुरू के रोज़े शायद नॉर्मल भी चले जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ब्लड शुगर्स जो हैं वो
سیٹل نہیں ہوتی اور رمضان کے دوران آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو رمضان سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں گے۔ دو چیزیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے جب کنسلٹ کریں گے تو سیکھ لیں گے کہ کن کن صورتحال میں آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، ہائپو ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے اور ہائپر ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، یعنی کہ شوگر کم ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، شوگر زیادہ ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر رمضان کے دوران طبیعت خراب ہوتی ہے تو آن لائن کنسلٹیشن سروسز ہماری اوپن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس بات کا تعین کر لیں کہ آپ کو کتنی دفعہ روزے کی حالت میں بلڈ شوگرز چیک کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو رمضان سے پہلے آپ کی ایک پوری ڈائری مینٹین ہونی چاہیے کہ آپ نے رمضان کے دوران ڈیلی بیسس پہ کیا کیا کام کرنے ہیں، دوائی ٹائم پہ لینی ہے، آپ نے گلو شوگرز کتنی دفعہ چیک کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کے لیے الگ الگ گائیڈنس ہوتی ہے، آل دو جنرل گائیڈ لائنس ہیں، لیکن ہر انسان کا جسم الگ الگ ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ آپ نے کب دوا لگانی، کب دوا استعمال کرنی ہے، کب انسولین لگانی ہے، افطار میں کیا کھانا ہے، زیادہ کھا لیں تو کیا کرنا ہے، روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں یا نہیں، روزے کی حالت میں آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں پہلے ایک جنرل بات بتا دوں کہ یس، روزے کی حالت میں آپ شوگرز بھی چیک کر سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں آپ انسولین بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ پری رمضان یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ روزے کی حالت میں جب رمضان شروع ہو جاتا ہے پھر پینک مچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی ہم پری رمضان اگر مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو چاند رات سے اس چیز کا اہتمام کریں گے، جو کہ ایک بہترین ورزش میں آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ پری رمضان اسسمنٹ کو فالو کریں گے، پری رمضان کنسلٹیشنز لیں گے، پری رمضان ایجوکیشنل سیریز جو مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، اور ہمارے پاس بھی آپ کو پری رمضان ایجوکیشنل سیریز کی ایک کمپلیٹ ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا جو آج سے، تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اپنے سوالات ہمیں بتائیے اور پوچھیے کہ آپ کو کیا کنفیوژن ہے، لیکن پلیز اپنی انڈیویجول گائیڈنس، اپنی انڈیویجول کنسلٹیشن لینا نہ بھولیے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ پری رمضان جو ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنا HbA1c کروائیں گے۔ ایک اور بات جاتے جاتے کہ جو لوگ ذیابیطیز کے ساتھ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کڈنی کا اسٹیٹس، اپنا کولیسٹرول لیول، اپنا HbA1c یہ چیزیں بھی رمضان سے پہلے کروا لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پچھلے رمضانوں میں کوئی طبیعت خراب ہونے کا ایکسپیرینس رہا ہو اور اس کے بعد وہ پورا سال بہتر رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ ابھی چونکہ رمضان میں ٹائم ہے تو وہ اپنی پریکٹس فاسٹنگ پری رمضان جو ایک سب سے امپورٹنٹ، میں بار بار کہتی ہوں کہ ٹیسٹ فاسٹنگ یا پریکٹس فاسٹنگ جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھ کے اپنی صحت کو، اپنے جو باڈی کا آپ کا رسپانس ہے روزے کا اس کو چیک کر لیں، تاکہ آپ آنے والے جو ہمارے 30 دن ہیں جو ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، جس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ہم بہت اچھے سے اسے گزار سکیں اور صحت مند طریقے سے گزار سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔